घोर तपस्या में लीन वह पूजा की एक एक विधि को पूर्ण करता जा रहा था। क्या कुछ नहीं किया उसने इस सब के लिए। पूर्णमासी की रात आने का इंतजार करते करते उसकी एक एक घड़ी बीत रही थी। यह विधि करने के लिए पूर्णिमा के पूरे चांद का होना बहुत जरूरी था। इसके लिए मंगवाई गई सारी किताबें छान मारी थी उसने। इंटरनेट पर भी जो जो मिला वह ज्ञान अपने दिमाग में उड़ेलता गया। अपनी उत्कृष्ट बुद्धि पर अभिमान हो गया था उसे लगने लगा था कि मेरा जीनियस दिमाग कभी हार नहीं सकता। सब कुछ बराबर और एकदम सही करने की काबिलियत थी उसमें। पर यह सब पढ़ाई लिखाई या नौकरी पाने तक तो ठीक लगता है, किंतु तंत्र साधना के लिए नहीं। एक दिन माँ ने उससे पूछा, आजकल बहुत अनमने से रहते, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? वह बोला, मम्मा एक रिसर्च के बारे में बिजी हूँ, बस और कुछ नहीं। ऐसा बोल के वो वहां से निकल गया। पर माँ तो माँ होती है। अपने बेटे के चेहरे के भावों को पढ़कर सुचित्रा समझ गई थी शायद कि कहीं कुछ ऐसा है जो बेटा छुपा रहा है। और चुपके चुपके बिना माँ को पता चले वह ऑनलाइन किताबें मंगवाने लगा। कैसे अलग और अनोखे विषयों पर आधारित यह किताबें, जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक ख्याति प्राप्त कॉलेज का इंजीनियर ऑर्डर कर सकता था। खाना सबके साथ टेबल पर खाते हुए भी अपने लैपटॉप पर अंधाधुन कुछ ना कुछ देखता रहता था। मिस्टर अग्रवाल का ध्यान खाने से ज्यादा लैपटॉप पर नजर गड़ाए बेटे की ओर गया। सहसा वह पूछ बैठे, अरे बरखुरदार, इंटेलिजेंस तो आपकी काबिले तारीफ है, पर घर पर खाना खाते हुए टेबल मैनर्स का ध्यान तो रखना चाहिए ही। वह बोला, डैड कम ऑन, जस्ट सर्चिंग समथिंग, दैट्स नॉर्मल। और लैपटॉप छोड़कर खाने पर ध्यान देने लगा कि कहीं उस पर किसी को शक ना हो जाए। खाने के बाद तुरंत लैपटॉप उठाकर कमरे में दौड़ा। जैसे कुछ मिनट भी बर्बाद हो गए तो किसी की जिंदगी खत्म ना हो जाए। फ्लैशबैक से पुनः आज में आते हैं। एक सुनसान पहाड़ी पर वह अकेला क्यों था? चंद्र पहाड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी, यह बात शहर में एक अफवाह की तरह फैली हुई थी। उसी चंद्र पहाड़ी पर वह अपनी इस रहस्यमय पूजा या कोई अजीब सी विशेष विधि करने के सारे इंतजाम किए हुए जल्दबाजी में कुछ व्यस्त सा था। पढ़ाई में अव्वल दर्जे का होनहार स्टूडेंट इस तरह की तंत्र मंत्र विधियों में क्यों लिप्त था? पर अपने किए का प्रायश्चित न करो तो जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ता है। शायद इसीलिए ही वह यहाँ था। जो गलती उससे हो गई थी अनजाने में या जानबूझकर, उसके लिए ही यह प्रायश्चित स्वरूप कार्य जो केवल चंद्र पहाड़ी पर पूर्ण हो सकता था, वह यहाँ बैठा था। हमारे शास्त्रों में उल्लेखित देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, डाकनी, पिशाचनी, प्रेत, भूत आदि एक सत्यता से पूर्ण है, ऐसा शास्त्राज्ञ कहते हैं। किंतु उस जैसे एक विज्ञान के जीनियस को अचानक क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उसने अचानक ऐसी प्रक्रिया में संलिप्त होकर खुद को और अपने परिवार को खतरे में डाल दिया था। और सबसे बड़ा खतरा तो समाज के युवा वर्ग पर मंडराने लगा था। तब जाके उसके अंतर मन से उसे प्रायश्चित करने की सलाह दी कि ऐसा नहीं किया तो तेरी मौत निश्चित है। और साथ ही साथ कई मासूमों की जान भी खतरे में थी। जब वह इस यक्षिणी साधना को जाना तब उसे लगा था कि मैं सबसे अलौकिक और सिद्ध बन सकता हूं, पर वह गलत था। प्रकृति के बनाए कुछ नियम होते हैं, उनसे खिलवाड़ करके कोई मनुष्य आज तक जीवित नहीं बचा है। एक IIT का पास आउट यदि यक्ष यक्षिणी की साधना करने लगे
तो घोर आश्चर्य का विषय होगा। पर उस दिमाग के धनी लड़के को यह कहाँ पता था कि सृष्टि और ब्रह्मांड दिमाग और उत्कृष्ट बुद्धि से नहीं चलता। यहाँ तो सम्मार्ग और साफ मन से की गई कोशिश का ही फल अच्छा मिलता है। स्वर्ग लोक और नर्क लोक सब इसी पृथ्वी पर है और विभिन्न आयाम है इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के, जिनमें अलग अलग प्रकार के जीव और योनियों के जीव वास करते हैं। उन्हीं में से एक है यक्षिणी। कहते हैं यक्षिणियां मुख्यतः 8 प्रकार की होती हैं और हर यक्षिणी की साधना में अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। उसे तो मनवांछित फल प्रदान करने वाली यक्षिणी की साधना करनी थी, तो कुछ इंटरनेट और कुछ किताबी ज्ञान लेकर यक्षिणी की साधना करने का मन बना लिया था। यक्षिणी और यक्ष धरती के सबसे पास के लोक में जिस प्रकार से देव नाग गंधर्व हैं उसी प्रकार वास करते हैं। वह हमारे आसपास के माहौल में उपस्थित होते हैं, पर विभिन्न आयामों में अर्थात डायमेंशन में होते हैं। उन्हें हम देख नहीं सकते, किंतु वह यही हो सकते हैं। यक्ष यक्षिणी को सौंदर्य से प्रेम होता है। इनकी आभा दिव्य और रूप अलौकिक होता है। इनकी साधना से साधक को भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो सकता है एवं अपार धन समृद्धि या फिर सुंदरता या कोई भी अभीष्ट फल प्राप्त किया जा सकता है। यक्षिणी साधना के समय यक्षिणी साधक के समक्ष एक सुंदर सौम्य रूप में प्रकट होती है, जिस रूप में वह जिस भाव से साधक यक्षिणी की उपासना करता है उसी रूप में यक्षिणी उसे दर्शन देती है। किंतु खतरा कहाँ नहीं होता। यह सब तंत्र मंत्र कोई आसान कार्य नहीं है। व्यक्ति विशेष को जीवन का खतरा हो सकता है या और भी कई तरह के नुकसान होने की आशंका रहती है, किंतु वह ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहता था। प्रकृति के नियमों से खेलने का गलत फैसला करके वह उस तंत्र जाल में बंध गया और प्रायश्चित करने की मजबूरी आन पड़ी। और इस बारे में उसके परिवार को बिल्कुल खबर नहीं थी कि अपना बेटा जो इतना अद्वितीय बुद्धिमान है वह इस तरह की साधना में या तंत्र मंत्र में उलझकर स्वयं को खतरे में डाल देगा। उसने इस तरह की साधना के बारे में केवल किताबी ज्ञान और इंटरनेट पर उपलब्ध आर्टिकल व लेखों से ही जानकारी प्राप्त की थी। कोई गुरु या जानकार यदि उसके पास होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अभिमन्यु बेशक एक महान योद्धा था, किंतु उसने चक्रव्यूह को आधे अधूरे ज्ञान के साथ फेरने के लिए उसमें कदम रख दिया था और यही उसकी अकाल मृत्यु का कारण बना था। जब उसे पता था कि व्यू से बाहर निकलना नहीं ज्ञात, तो वो अंदर क्यों गया। इसी तरह वह भी नहीं जानता था कि यक्षिणी साधना के पश्चात यक्षिणी को उसके लोक में कैसे लौटाया जाए और इसी से मुक्ति पाने के लिए वह कईयों का दोषी बन गया। विषय कुछ अलग है, अद्भुत है, किंतु आवश्यक है कि सबके समक्ष लाया जाए। जाने अनजाने में वह इस गतिविधि में लिप्त हो गया था और शुरुआत में उसे यह सब एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति का एहसास लगा था। अपने तेज दिमाग के साथ शक्ति भी आ जाए तो व्यक्ति विध्वंसक बन बैठता है और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। उसे यह भान नहीं रहता कि वह जो कुछ कर रहा है यह सही है या नहीं। इतिहास गवाह है कि जब जब भी शक्ति का दुरुपयोग हुआ है तब तब प्रलय आया है और विध्वंस मचा है। अर्जुन बुद्धिमान तो था ही, उसके साथ साथ सभी खेलों में निपुण भी था। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। जब जेई का रिजल्ट घोषित हुआ तो वह टॉप 10 में था। कक्षा 12th के 7 वाले प्रयास में ही बिना किसी कोचिंग के अर्जुन ने यह सफलता पाई थी। सब लोग हतप्रभ थे। उसे आईआईटी खड़गपुर में जाना था, जबकि उसे तो दिल्ली मुंबई भी मिल रहे थे।
आईआईटी कॉलेज खड़गपुर में दाखिला करवाने गए उसके पिता ने उसे अच्छे तरह से रहने और गलत संगत में न पड़ने की सलाह दी थी। वैसे अर्जुन एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। उसके पिता मिस्टर अग्रवाल भी संतुष्ट थे कि यह कोई गलत काम नहीं करेगा। कॉलेज में वह हमेशा अपने काम से काम रखता था। सीधे हॉस्टल से कॉलेज और कॉलेज से हॉस्टल जाना उसका नियम था। उसके वहां पर कई दोस्त बने। अंकित मेहरा और यश दीक्षित से उसकी दोस्ती एकदम पक्की हो गई। तीनों साथ ही आते जाते थे और साथ में बैठते थे। अंकित और यश भी होनहार स्टूडेंट थे। अंकित एक सुलझा हुआ लड़का था जिसे हंसी मजाक एडवेंचर आदि करने का बेहद शौक था। प्रोफेसर और छात्रों का मजाक बनाना और उनकी नकल उतारना, यही सब काम करता था अंकित। यश एक शांत किस्म का थोड़ा रहस्यमय लड़का था, कम बोलने वाला और अपने काम से काम रखता था और बहुत इंटेलिजेंट होने के बाद भी कोई ना कोई किताब पढ़ता रहता था। फालतू बैठना उसे कतई पसंद नहीं था। अंकित को भूत प्रेतों और तंत्र मंत्र में खासी रुचि थी। वह इसी तरह की किताबें पढ़ता था। अर्जुन अपने खगोलीय जगत के विषयों पर आधारित किताबों को लाइब्रेरी में जाकर ढूंढता और पढ़ता था। इन तीनों की तिकड़ी एक अलग सी पर मजबूत बॉन्डिंग वाली थी। कॉलेज कैंटीन में साथ खाते पीते और मस्ती मजाक करते थे और सारे प्रोफेसर भी इन तीनों को अच्छी तरह जानते थे कि जहां मिलेंगे साथ मिलेंगे। अर्जुन की तरह ही अंकित भी संपन्न परिवार से था, किंतु यश एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। वह फालतू खर्चा करने से बचता था। इतने प्रतिष्ठित कॉलेज में उसका एडमिशन केवल उसकी योग्यता के कारण ही हुआ था और वह भी स्कॉलरशिप मिलने के साथ उसकी पढ़ाई संबंधी फाइनेंशियल समस्या खत्म हो गई थी। तीनों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। कॉलेज का 3rd ईयर था। यश के पिता का एक दिन अचानक फोन आया। यश बहुत परेशान हो गया था। वह भागा दौड़ी करके अंकित और अर्जुन के पास पहुंचा, लेकिन वह दोनों उसे नहीं मिले। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यश ने अंकित का लैपटॉप उठाया और एक बैग में डालकर तेज कदमों से निकल गया। यश जल्दी जल्दी चला जा रहा था कि कहीं कोई देख न ले। शाम का समय था और कॉलेज से शहर का रास्ता कुछ सुनसान था। सर्दियों के दिनों में शाम को ही रात का एहसास होने लगता था। ऐसा ही यश के साथ हो रहा था। जल्दबाजी में यश साइकिल से आने की बजाय पैदल ही निकल पड़ा था। आगे बढ़ते हुए उसे रास्ते में आने वाली झील के यहाँ धुआं उठता हुआ दिखा। यश के कदम झील की दिशा में बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य सम्मोहन उसे अपनी ओर खींच रहा हो। चलते हुए अचानक उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया और वह हड़बड़ी में गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसे होश आया कि मैं कहाँ आ गया और डरते डरते पुनः मेन रोड पर आ गया और जल्दी जल्दी शहर पहुंचने के लिए भागने लगा। महज 2-3 किलोमीटर का वह रास्ता कुछ रहस्यमय था। दिन के उजाले में तो फिर भी खूब चहल पहल रहती थी, पर शाम के होते होते वहां एक अलग सन्नाटा छा जाता था। कोई कहता था कि यहाँ स्थित झील में आत्मा रहती है। कोई कहता था तांत्रिक वगैरह रहते हैं जो लोगों को अपनी तंत्र क्रियाओं से शिकार बनाते हैं। कुछ भी हो, वह झील तो थी रहस्यमय ही। आज तक कभी कॉलेज से आने जाने के दौरान अर्जुन, अंकित या यश कभी भी उस झील के आसपास भी नहीं भटके थे। शायद उनकी किस्मत में तब तक झील का कोई चैप्टर नहीं था। पर आज अचानक यश का इस तरह सम्मोहन शक्ति में बंद कर झील की ओर बढ़ना और फिर अचानक उस सम्मोहन का टूट जाना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं था। खैर, यश को तो इस सब से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि उसके साथ क्या हुआ। वह तो अब भी सीधा रोड पर चलकर शहर के एकदम पास पहुंचा था।
वहां से सारी दुकानें दिख रही थी। यश ने तुरंत एक कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप देखी और वहां पहुंचकर अंकित का लैपटॉप निकालकर दुकान वाले को दिखाया और उसे बेचकर रकम ली और तेज कदमों से एक दूसरी दुकान जो कि नेट बैंकिंग से हाथों हाथ पैसे पहुंचाती थी वहां गया। उसके हाथों में 20,000 रुपए थाम कर उन्हें एक अकाउंट नंबर में भेजने को कहा। दुकान वाले ने तुरंत ही रुपए ट्रांसफर कर दिए। यश पुनः कॉलेज आने के लिए निकला, पर वहीं एक ऑटो मिल गया जो सीधे कॉलेज के रास्ते जा रहा था। उसमें बैठ गया। कॉलेज उतरकर उसे कुछ पैसे दिए और जल्दी जल्दी हॉस्टल में दाखिल होने लगा। यश तेज कदमों से जल्दी जल्दी हॉस्टल में दाखिल होने लगता है कि कहीं कोई देख ना ले। यह सब कॉरिडोर में पहुंच गया था और तभी उसे आवाज आई, यस यस। यश हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा कि कौन है कि तभी सामने से अंकित आता हुआ दिखाई दिया। अंकित को देखकर यश के मन में एक घबराहट सी पैदा होने लगी, क्योंकि अंकित का ही लैपटॉप तो यश ने चुपके से बेच दिया था और अब उसे डर लग रहा था कि अंकित को पता चलेगा तब क्या होगा। कितनी शर्मिंदगी और अपमान होगा कि अपने ही बेस्ट फ्रेंड के ही सामान की चोरी की। अब अंकित यश के एकदम पास आ गया था और उसके हाथ में लैपटॉप देखकर यश का दिमाग घूम गया। अंकित के पास उसका अपना लैपटॉप था, वही लैपटॉप जिसे बेचकर अभी अभी यश हॉस्टल आया है। यश फटी आंखों से एकटक लैपटॉप को देखता रहा। अंकित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे झकझोरा। क्या हुआ यश, कहाँ खोया है? कुछ बोल तो, तू ठीक है? और शाम से दिखा नहीं, कहाँ था तू? इतने सवालों की झड़ी लगा दी थी अंकित ने। यश का तो सर दर्द हो गया था कि ये क्या हो रहा है। उसने अंकित को बस इतना कहा कि उसकी तबीयत कुछ खराब है तो वह रेस्ट करना चाहता है और बाय कहकर अपने रूम की तरफ निकल गया। अंकित को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। यश अपने रूम में पहुंचकर अंदर से गेट लगाकर किसी को तुरंत फोन करता है। हेलो पापा, आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए ना? हाँ बेटा, थैंक यू, मुझे बहुत जरूरत थी पैसों की। यश ने सोचा कि अंकित का लैपटॉप कैसे उसके पास हो सकता है जबकि पैसे भी पहुंच गए हैं। दोपहर को उसके पापा का फोन आया था। कुछ पैसों की सख्त जरूरत है पर इंतजाम नहीं हुआ है। मैं बहुत परेशान हूं, पैसे नहीं मिले तो। और फोन कट गया। यश के पापा ने आखिर क्यों यश को पैसे की जरूरत वाली बात बताई, जबकि उन्हें पता था कि यश तो खुद उनसे खर्च चलाने के पैसे हर महीने लेता है। इधर रात बढ़ने लगी थी। अंकित लैपटॉप पर अपने कमरे में बैठा कुछ देख रहा था। अर्जुन भी उसके कमरे में कुछ सब्जेक्टिव टॉपिक्स पर पढ़ रहा था। यश को सोचते हुए अचानक नींद आ गई थी। नींद में यश को एक सपना आने लगता है। यश धीरे धीरे एक सुनसान रास्ते पे चला जा रहा था। जाते जाते उसे रास्ते में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। धुएं में वह चला जा रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो कि चलता जा। और यश बस सम्मोहन में उलझकर वहां जा रहा था, उसी की दिशा में। आगे बढ़ने पर वह घने पेड़ों की छाया में पहुंच गया। जब वो पेड़ों को पार करके जाता है तो आगे एक सुंदर सी झील दिखाई पड़ती है। यह तो वही झील है जो कॉलेज और शहर के रास्ते के बीच पड़ती है। झील के किनारे एक आदमी काले कपड़े पहने हुए बैठा है। उसके सामने बहुत सारी पूजा की सामग्री रखी हुई है। इत्र, चंदन, लोबान, अगरबत्तियां, हल्दी, कुमकुम आदि। एक हवन कुंड भी प्रज्वलित है जिसमें वह व्यक्ति आहुति दे रहा है। वह दिखने में एक तांत्रिक जैसा प्रतीत हो रहा था। गले में मालाएं, हाथों में रुद्राक्ष बंधे हुए हैं
और खुली जटाएं हैं। पर यह कोई साधारण पूजा जैसी नहीं लग रही थी। कोई तंत्र मंत्र साधना हो सकती है। यश वहीं लगे एक पेड़ की ओट में छिपा हुआ है। वह तांत्रिक को देख पा रहा है, पर तांत्रिक उसे नहीं देख सकता। तांत्रिक ध्यान में चला जाता है और देखते ही देखते उस जगह एक धुएं का बादल सा आता है और फिर एक खूबसूरत सी दिखने वाली सुनहरी साड़ी पहनी हुई स्त्री, जिसके लंबे घने बाल हैं, चंद्रमा जैसा अलौकिक चमकता चेहरा और दिव्य आंखें हैं, वह वहां तांत्रिक के पास लगे आसन पर आकर बैठ जाती है। तांत्रिक ध्यान मुद्रा में लगा हुआ है। वह औरत वहीं बैठी हुई है और अचानक ही उसका रूप बदलने लगता है और वह काले से दांतों वाली भयंकर और कुरूप सकल सूरत में बदल जाती है। उसके कपड़े और उसका रूप इतने भयानक हो गए कि डर के मारे यश ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर भी तांत्रिक का ध्यान केंद्रित था। उसकी साधना भंग नहीं हुई। वह अपने आंखों को बंद किए एकाग्रचित हो बैठा था। तभी एक आवाज आई, मांगो मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। यश ने भी उस मीठी आवाज को सुनकर जब आंखें खोली तब फिर से वहां पर वही सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। तांत्रिक ने औरत को प्रणाम किया। उस औरत ने तांत्रिक से कहा, मैं यक्षिणी हूं, तुम्हारी साधना से मैं सिद्ध हुई हूं। तुम्हारा अभीष्ट फल मांगो, क्या चाहते? तांत्रिक बोला, हे देवी, आपको देखकर मैं धन्य हुआ। मुझे सबसे शक्तिशाली और सिद्ध तांत्रिक बनना है और कालदर्शी भी। यह सोचने लगा, इस औरत का नाम यक्षिणी है और तांत्रिक ने घोर साधना से इसे यहाँ बुलाया है। तभी यक्षिणी ने तथास्तु कहा और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूं हर समय अदृश्य रूप में, और विलुप्त हो गई। लेकिन तभी तांत्रिक की नजर यश पर पड़ी और उसने यश को कुपित दृष्टि से देखा और अपना त्रिशूल उठाकर जैसे ही यश की ओर फेंका, वह नींद में चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। और वह उठ बैठा। उसकी नींद और सपना टूट गया। तभी पास के कमरे में पड़ रहे अर्जुन को उसकी आवाज सुनाई दी और वह उठकर तुरंत यश के कमरे की ओर दौड़ा, ये देखने की सब कुछ ठीक तो है ना। अर्जुन ने यश के कमरे का गेट नॉक किया। जोर जोर से ठक ठक की आवाज हुई और अर्जुन की आवाज सुनकर यश ने दरवाजा खोल दिया। यश पसीने से भीगा हुआ था। यस यस, आर यू फाइन? अर्जुन बोला। अर्जुन यार, बहुत अजीब सपना आया था मुझे। कैसा सपना यस? यार अर्जुन, झील, तांत्रिक, पूजा और क्या नाम था उसका, उस खूबसूरत दिखने वाली लेडी का? हाँ, यक्षिणी भी थी। ये किस टाइप का सपना है यश? वेरी फनी, ग्रो अप मैन। लेडी भी दिखने लगी थर्ड ईयर में तुझे? कीप इट अप। अर्जुन, तू समझ नहीं रहा है यार। वो झील अपने कॉलेज से सिटी के बीच वाले रास्ते में पड़ती है और आज शाम को भी मैं गलती से वहां पहुंच गया था। जैसे शाम को? मतलब यस, तू शाम को कहीं गया था क्या? मुझे और अंकित को साथ नहीं ले गया? यस सक पका गया। अब क्या कहता कि अंकित का लैपटॉप बेचने गया था। उसने तुरंत बात को बदला। अर्जुन, वो मैं ऐसे ही टहलने निकल गया था, तू और अंकित नहीं दिखे तो। खैर छोड़ ये सब, मैं भी बहुत फालतू सपने देखता हूँ। चल तेरे रूम में चलते हैं, कुछ बुक्स लेनी थी मुझे। यश और अर्जुन वहां से निकल गए और अर्जुन के कमरे में जा पहुंचे। अंकित भी उनकी बातों की आवाज सुनकर उनके पास आ गया। भले ही यश अपने दोस्तों के साथ था, पर यश का ध्यान बस उस सपने पर था जो उसने देखा था। वह सोच रहा था कि क्या यक्षिणी ऐसी स्त्री है जो मनचाही चीज दे सकती है और किसी को दिखती भी नहीं है। अर्जुन ने यश को अनमना सा जानकर कहा, यक्षिणी,
राइट? यस। नाम तो यूनिक है लड़की का, पर है कहाँ की? इस कॉलेज की तो नहीं लगती मुझे। और जोर जोर से हंसने लगा। यस गुस्सा हो गया। अंकित ने आंखें बड़ी करके पूछा, तुम दोनों का क्या चल रहा है? मुझे कुछ बताओ, क्या बात है? और ये यक्षिणी कौन है? कोई लड़की जम गई क्या यस को? यस और यक्षिणी, वाओ, सच ए लवली कॉम्बिनेशन। और तभी यस बोला, प्लीज यार छोड़ो ना, तुम नहीं समझते कि यक्षिणी कोई लड़की नहीं, कोई देवी है, शायद जो सब कुछ दे सकती है। तभी अंकित बोला, एक मिनट, यस, तो तूने यक्षिणी को देखा है सपने में? मतलब वह यक्षिणी जो यक्षलोक में रहती है? तभी अर्जुन बोला, अब ये यक्षलोक क्या है यार? तभी यस बोला, यक्षलोक तो पता नहीं, यक्षिणी नाम बताया था उसने सपने में अपना, उस तांत्रिक को। तभी अंकित बोला, ग्रेट, चल फिर मुझे बता कि यक्षिणी कैसी होती है, कैसी दिखती है। तभी अर्जुन बोला, तू मत शुरू हो यार अब। देख भाई, रात के 3 बजे हैं और ऐसी स्टोरीज मुझे अच्छी लगती हैं। यू नो, मुझे तंत्र मंत्र से रिलेटेड बुक्स पढ़ना पसंद है। तुझे सुनना है तो सुन, वरना तेरा सब्जेक्ट कवर कर। तभी यस बोला, मुझे सोना है, कल बताता हूं ना। तभी अर्जुन बोला, चल आज ही इस सब को खत्म कर यस, मैं भी सुनता हूं तेरा ये स्टूपिड सपना। अर्जुन, अंकित और यस तीनों अर्जुन के कमरे में चले जाते हैं और यस उन्हें अपना सपना सुनाने लगता है। अंकित की इस सपने को सुनकर बहुत उत्सुकता बढ़ जाती है कि हमें उस झील के पास जाना चाहिए। अर्जुन भी उनकी बातों से सहमत हो जाता है कि कल शाम को ही हम तीनों झील पर जाएंगे। अर्जुन यस के सपने को एक फैंटेसी सपना कहता है और यह भी कहता है कि ऐसे सपने बस सपने होते हैं, ना कि सच्चाई। इन सपनों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। पर अंकित, जिसे तंत्र मंत्र में खासी रुचि थी, वह कहता है कि इनमें सच्चाई भले ना हो, पर यक्षिणियां सच में होती होंगी, क्योंकि उसने इनके बारे में कई आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ था। इसी तरह की बातों में रात कब बीत गई उन्हें पता भी नहीं चला और सुबह के 5 बजे तीनों को नींद आने लगती है और तीनों अर्जुन के कमरे में ही सो जाते हैं। सुबह के 10 बजे का समय है। कमरे के गेट को कोई बजा रहा है। गेट की आवाज से अर्जुन की नींद खुली तो उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी जिसमें 10 बजे हुए थे। अर्जुन जल्दी से उठा और गेट खोला तो देखा कि उनके हॉस्टल का वार्डन बाहर खड़ा हुआ था। लाल सिंह को देखकर अर्जुन थोड़ा डर गया। उनका वार्डन बहुत सख्त स्वभाव का था। अर्जुन बोला, लाल सिंह जी, आप अचानक कैसे? लाल सिंह ने अर्जुन को गुस्से में देखा। सुबह के 10 बजे गेट के तेज खटखटाने की आवाज हुई। तीनों दोस्त गहरी नींद में थे। उनकी आंख कब लग गई थी यह भी उन्हें पता नहीं था। गेट के नॉक करने की आवाज सुनकर अर्जुन की नींद खुल गई। उसने जैसे ही गेट खोला, हॉस्टल का वार्डन लाल सिंह गुस्से में लाल हुआ अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन जानता था कि लाल सिंह बड़ा स्ट्रिक्ट और नियम कायदे का पक्का है। अर्जुन ने उसे देखते ही पूछा, लाल सिंह जी, आप, कोई काम था क्या? कोई काम होगा तभी आऊं, ये जरूरी नहीं। मैं वार्डन हूं इस कॉलेज हॉस्टल का। यस दीक्षित कहाँ है? यस से कोई काम है आपको? तुम चुप बैठो। यस दीक्षित कहाँ है, बताओ। इतने में इस तरह की आवाजें सुनकर अंकित और यस की भी नींद खुल गई। दोनों हड़बड़ाकर खड़े हुए। यस को अपना नाम सुनाई दिया तो वह गेट पर आया। आप यहाँ लाल सिंह जी? यस दीक्षित, चलो मेरे साथ। अपने किए के लिए आज तुझे कोई नहीं बचा सकता प्रिंसिपल साहब से। और लाल सिंह ने यस का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लिया। ये सब क्यों? क्या किया है इसने? अंकित बोला,
सब पता चल जाएगा। लाल सिंह बोला और यश को खींचते हुए प्रिंसिपल रूम की ओर ले जाने लगा। अंकित और अर्जुन भी यश के पीछे दौड़ पड़े। तब तक बहुत सारे लड़के अपने कमरों से बाहर आ चुके थे कि क्या तमाशा हो रहा है। प्रिंसिपल रूम के बाहर भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। यश को लाल सिंह सीधा प्रिंसिपल के पास ले गया। क्या हुआ लाल सिंह, इस लड़के को क्यों लाए हो यहाँ? सर, यह लड़का रात भर अपने कमरे में पता नहीं क्या कर रहा था। बहुत शोर शराबा हो रहा था इसके कमरे में। मैंने बहुत गेट खटखटाया पर इसने नहीं खोला और धुआं भी उठ रहा था। प्रिंसिपल ने यश की ओर देखा और कुछ सोचकर बोले, बेटा क्या कह रहा है बोल्डन? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? और शोर किस बात का हो रहा था वहां पर, जबकि तुम्हें आईआईटी के नियम मालूम है? सर, मैं तो कल रात अपने रूम में ही नहीं था। मैं तो अर्जुन और अंकित के साथ था। चाहे तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए, यश ने निडर होकर कहा। सर, हम तीनों कल रात कुछ पढ़ाई कर रहे थे तो मेरे रूम में ही ये दोनों भी थे। इसका रूम तो लॉक था। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि इसके कमरे में क्या हो रहा था। प्रिंसिपल और यश और अर्जुन लाल सिंह के साथ कमरे की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लाल सिंह ने यश से चाबी मांगी। यश ने उसे चाबी दे दी। तुरंत ताला खोलने पर देखा तो वहां पर सारा कमरा बिखरा हुआ था। यश हैरान था कि जब वो लॉक करके गया था तब तो कमरा सही था, फिर अचानक कैसे और किसने ये सब किया। लाल सिंह और बाकी सब अंदर गए तो कमरा अस्त व्यस्त देखकर प्रिंसिपल बोले, यस, ये सब क्या है? कितना डर्टी रूम है, क्लीन दिस। तभी लाल सिंह बोला, देखिए सर, कैसी हालत की हुई है इन लड़कों ने हॉस्टल की। सर, मैंने सच में ये सब नहीं किया। मैं तो कमरे में आया ही नहीं रात भर। रूम बंद था, फिर किसने किया ये सब मुझे नहीं पता। प्रिंसिपल ने लाल सिंह को बोला कि ये सब खत्म करो और यश और अर्जुन और अंकित से कहा कि कॉलेज ज्वाइन करो। लाल सिंह चुपचाप उन तीनों को घूरता हुआ वहां से चला गया कि आज प्रिंसिपल ने बचा लिया इन्हें। इधर यश अब बहुत परेशान हो गया था कि आखिर उसके साथ इतनी अजीब चीजें क्यों हो रही हैं। उसने अर्जुन और अंकित को बताया कि वह नहीं जानता कि क्यों और किसने उसके कमरे का ये हाल किया है। अर्जुन उसे रिलैक्स होने को कहता है और यह भी कि उसके रूम को शाम को अरेंज कर देंगे। अभी हम सबको कॉलेज पहुंचना चाहिए। तीनों जल्दी से तैयार होकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। दिन भर की भागदौड़ और लेक्चर खत्म करके अंकित और यश अर्जुन से झील किनारे चलने के लिए कहते हैं। अर्जुन भी तैयार हो जाता है। अंकित के स्कूटर से तीनों बैठकर उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं जो शहर और कॉलेज के बीच में है। रास्ता तो वो मात्र 3 किलोमीटर का ही था, लेकिन थोड़ा वीरान रहता था। आईआईटी कॉलेज कस्बे से दूर एकांत में था। अब सूरज भी ढलने वाला था और अपनी लालिमा बिखेर कर जाने को था। हल्की हल्की ठंड हवा को और भी ठंडा बना रही थी। तीनों को मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था। आज थोड़ा कोहरा भी छाया हुआ था। पूरे रास्ते के किनारे किनारे घने जंगल का फैलाव था। कभी किसी समय में यह जंगल बंगाल के घने जंगलों में से एक था। स्कूटर को अंकित चला रहा था। वो यश से पूछने लगा कि कहीं स्कूटर को पार करने की जगह है या नहीं। यश ने कहा कि झील आने में 2 मिनट और बचे हैं, फिर स्कूटर को रोक देना। अंकित ने झील आते ही स्कूटर रोका। रास्ते से झील नहीं दिखाई देती थी, बल्कि झील वहां से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर थी। स्कूटर को वहीं एक कोने में लगाकर तीनों उतरे और यश की बताई दिशा में जाने लगे। कुछ ही मिनटों में तीनों को बहुत खूबसूरत झील दिखाई देने लगती है। तभी अंकित बोला, वाह यस, बड़ी मस्त जगह है ये तो। पहले कभी क्यों नहीं आए हम यहाँ। अर्जुन भी उस सुंदर झील के खूबसूरत दृश्यों में खो गया था। वह घूम घूम कर देखने लगा
कि झील कहां तक फैली है। तभी अर्जुन बोला, रियली इट्स ब्यूटीफुल। यस हैरान सा यहाँ वहां कुछ ढूंढ रहा था। अंकित ने उसे आवाज दी, यस यस, अपनी यक्षिणी को ढूंढ रहा है क्या? और अंकित और अर्जुन हंसने लगे। तभी जोरदार आंधी आने लगी, बिजलियां गड़कने लगी, सूखे पत्ते बेढंग से उड़ने लगे थे। मौसम ने ऐसी करवट ली कि उन्हें उस धूल और पत्तों में एक दूसरे के चेहरे भी नहीं दिख रहे थे। वापस लौटने के रास्ते को ही देखना मुश्किल था। तभी यश के कानों में एक आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो यस? यश विस्मय में पड़ गया था कि ये एक औरत की आवाज है और मेरा नाम कैसे जानती है। उसने अंकित और अर्जुन से कहा, देखो सुनो तुम लोग, कोई औरत मुझे पुकार रही है। अर्जुन और अंकित हैरान थे क्योंकि उन्हें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तीनों एक दूसरे को इस भयंकर आंधी में देख नहीं पा रहे थे, मगर आवाज तो सुन सकते थे। फिर वहां उन्हें तो कोई औरत सुनाई नहीं दी। यस से अर्जुन बोला, मजाक का टाइम नहीं है यस, लेट्स गो, अंधेरा बढ़ रहा है। अंकित ने कहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा मौसम अचानक कैसे हो सकता है? अर्जुन अर्जुन यस, अपने हाथ लाओ, हम तीनों को एक साथ यहाँ से बाहर निकलना होगा। अर्जुन ने उस आंधी में अंदाजे से यस और फिर अंकित का हाथ पकड़ा। तीनों को लगा कि अब निकल जाना चाहिए। वह लोग उल्टे पैर वहां से दौड़ने लगे। यस को फिर आवाज सुनाई दी, यस यस, कहाँ जा रहे हो? आए और फिर जल्दी, रुको तो। यस ने फिर कहा, सुनो, वो औरत फिर से बोली, देखो। तभी अंकित ने कहा, पागल मत बनो यस, कोई नहीं बोल रहा है, तेरे कान बजने लग गए हैं, चल यहाँ से। और खींचकर उसे रोड के एकदम पास ले आए। यस घबरा गया था कि ये आवाज इन दोनों को सुनाई क्यों नहीं देती। रोड पर पहुंचने पर उनके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। मौसम एकदम साफ और तीनों को एक दूसरे की शक्ल दिख रही थी। अर्जुन बोला, वेरी वेरी स्ट्रेंज, ये क्या था? मौसम एकदम साफ कैसे हुआ? तभी यस बोला, यार मेरा बिलीव करो, तुम दोनों, एक औरत मुझे बुला रही थी, पर उसकी आवाज तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। यकीन करो, हो ना हो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरे सपने से ही है। यही झील, ऐसा ही अजीब माहौल था उस सपने में। अर्जुन और अंकित उसे देखते रहे और अर्जुन को अब उसकी बातों में विश्वास होने लगा था। झील पर महसूस किए हुए अनुभव से अर्जुन, अंकित और यश हैरान थे। अर्जुन को साइंस के इस जमाने में इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, पर आज के विस्मय भरे उस झील के इलाके में हुई मौसम परिवर्तन की झलक से अर्जुन खुद ही हैरान था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अंधेरा बढ़ चला था। तीनों हाँफते हुए जैसे ही रोड को क्रॉस करके अपने स्कूटर के पास जा रहे थे कि तभी एक कुर्ता पजामा पहना हुआ व्यक्ति उन्हें आश्चर्य से देखने लगा और उनके पास आने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन ने उसे देखकर थोड़ा घबराहट और हैरानी महसूस की कि यह व्यक्ति कौन है और क्यों हमारा पीछा कर रहा है। अंकित और यश ने भी उस व्यक्ति को देखा और एक दूसरे की ओर देखने लगे। वह व्यक्ति अब उनके एकदम पास आ चुका था। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी और ललाट पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वो व्यक्ति बोला, सुनो, तुम लोग जहां पर गए थे वो जगह बहुत खतरनाक है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं इस गुत्थी को सुलझाने में कि तुम्हें इस तरह का अनुभव क्यों हुआ था।
लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी और दोबारा इस जगह पर मेरी इजाजत के बगैर आने की कोशिश मत करना। अर्जुन बोला, आप कौन हैं और ये सब बातें हमसे क्यों कर रहे हैं? प्लीज यहाँ से जाइए, हमें हॉस्टल जाना है। और अंकित जल्दी से स्कूटर चालू करके तीनों दोस्त हॉस्टल पहुंच जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें देखता रह जाता है, लेकिन फिर भी वो उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और यह बात भी उसे पता चल जाती है। यह बच्चे आईआईटी खड़गपुर के हॉस्टल में रहते हैं। अंकित स्कूटर को इतनी तेजी से लेकर हॉस्टल पहुंचता है कि 5 मिनट के अंदर ही वह तीनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं। जल्दी से स्कूटर को पार्किंग में लगाकर तीनों तेज कदमों से अर्जुन के कमरे में चले जाते हैं। अर्जुन के कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी यश कहता है, यार वो आदमी कौन था और हमारे साथ जो सब हुआ उसके बारे में कैसे जानता था? बड़ा मिस्टीरियस बंदा था। तभी अंकित ने कहा, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि ये सब कुछ क्या हुआ वहां झील पर। मैंने कभी अपने साथ ऐसा अजीब होते नहीं देखा। वहां पर पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक वो स्टॉर्म आया, लीव्स उड़ने लगी और हमें सब कुछ दिखना बंद हो गया। तभी अर्जुन ने कहा, सच में यार 3 इयर्स हो गए और इतना स्ट्रेंज इस रूट पर पहले कभी फील नहीं किया मैंने। और वो वाइट कुर्ते वाला बंदा भी बड़ा अजीब लगा। आई थिंक हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी कि वो क्या कहना चाहता था। हो सकता है वो बता सके उस झील का रहस्य क्या है। तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक उनका दरवाजा बजता है। अंकित ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक लड़का जो उन्हीं के कॉलेज का था वह बाहर खड़ा हुआ दिखा। लड़का अंकित को देखकर बोला कि डिनर का टाइम हो चुका है और वार्डन ने तुम तीनों को बुलाने के लिए भेजा है। अंकित समझ गया कि लाल सिंह अब उन्हें हर छोटी बड़ी बात के लिए परेशान करेगा। रूम को लॉक करके तीनों मेस की ओर बढ़ जाते हैं। यश कहता है कि वार्डन हमें बहुत डांटेगा क्योंकि हम डिनर के लिए बहुत लेट हो गए हैं। पर वहां तो कुछ और ही नजारा था। उनके पहुंचते ही लाल सिंह ने कहा, अरे आ गए तीनों, बैठो बच्चों, खाना ठंडा हो जाएगा। और अर्जुन के आगे कुर्सी सरका दी। तीनों उसके इस बर्ताव से अचकचा गए कि इसे क्या हुआ। हमेशा लेट होने पर तो डांट लगाता है और आज खुद खाना सर्व कर रहा है। डरते डरते तीनों ने खाना खाया और जाने लगे तो वार्डन बोला, तुम पर मेरी नजर है हर समय हर जगह। तीनों हैरान परेशान से कमरे में लौट गए। फिर अर्जुन ने बोला कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हमें रेस्ट करने की जरूरत है और कुछ नहीं। हो सकता है इन सब मैटर्स में हम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और अंकित यस दोनों गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अर्जुन भी बेड पर लेट जाता है पर उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में वही झील, तेज हवाएं, उड़ते हुए पत्ते और वो आदमी, यही सब घूमने लगता है। और यश की बातें पहले से ही अजीब थी। अर्जुन सोचने लगता है कि उस दिन यश को कौन सी लेडी की आवाज आई थी, यक्षिणी। उसके बारे में अंकित ने बताया था कि वो सच में होती है। और क्या था, लेट मी सर्च। और अर्जुन अपना लैपटॉप खोल लेता है। अर्जुन ने उसमें यक्षिणी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टाइप किया और देखते ही देखते सब जानकारी और पेज खुलने लगे जिनमें यक्षिणी के बारे में लिखा था। अर्जुन को साइंस के बाहर पहली बार किसी टॉपिक में इतनी दिलचस्पी हुई थी
वह पढ़ता गया और उसे यह भी पता चला कि यह सच में होती हैं और यक्षिणी साधना करने से इनको सिद्ध भी किया जा सकता है और उनसे मिला भी जा सकता है। जिस भी व्यक्ति को जो भी चाहिए यक्षिणियां उन्हें वो सब कुछ दे सकती हैं। अर्जुन सोचने लगा कि यश का सपना सच है या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन झील के किनारे पर कुछ तो ऐसा रहस्यमय जरूर है जिसकी वजह से उनके साथ वो घटना हुई। उसके मन में यह सवाल उठा कि कहीं झील के किनारे यक्षिणी तो नहीं रहती। तभी यश हमेशा किसी औरत की आवाज सुनाई देने का कहता है, पर वह औरत मुझे या अंकित को क्यों नहीं पुकारती? यश को ही क्यों यह सब सुनाई देता है? अर्जुन पढ़ते पढ़ते गहराई में चला जाता है कि यक्षिणी साधना कैसे की जाती है और इसके फायदे नुकसान क्या है। उसके मन में उसी कुर्ते पजामे वाले व्यक्ति की छवि बार बार आती है कि वह कौन था और उस सुनसान इलाके में बिना किसी काम के क्यों था और हमको क्या महसूस हुआ, वह कैसे जानता था। अर्जुन का इतनी बातों को सोच सोच कर दिमाग खराब हो गया था। उसने उस समय सो जाना ही उचित समझा और अपना लैपटॉप बंद करके सो गया। थकान के कारण तुरंत उसकी आंख लग गई और वह एक सपना देखने लगा। रात के काले अंधेरे में अर्जुन एक सुनसान सी पहाड़ी पर बैठा हुआ था। उसके सामने तरह तरह की मोतियों की मालाएं रखी हुई हैं और एक थाल में साड़ियों का ढेर लगा है। एक थाल में सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम, चूड़ियां, काजल और 16 श्रृंगार की सामग्री रखी हुई है। सामने हवन कुंड है। एक आसन पर बैठे अर्जुन की आंखें बंद है और वह ध्यान मगन होकर कुछ विशेष प्रकार के मंत्र का जाप कर रहा है। फिर धीरे धीरे पूनम का चांद ऊपर आसमान में चढ़ने लगता है और देखते ही देखते अपनी चमक से पूरे नवमंडल को रोशन कर देता है। अर्जुन की आंखें अब भी बंद हैं। उस देर के बाद पायलों की झनक का स्वर उठता है और वातावरण में तेज इत्र की खुशबू महकने लगती है। एक हल्की गुलाबी सी ओढ़नी उड़कर हवाओं की खुशबू को खुद में समेटे हुए अर्जुन जहां बैठा है उसी दिशा में बढ़ती जा रही है। अचानक तेज बिजलियां कड़कने लगी और बादलों की गर्जन होने लगती है। फिर भी अर्जुन अपनी साधना में लीन है। किसकी साधना कर रहा है अर्जुन? कि तभी भयंकर अट्टहास की ध्वनि सुनाई देती है। एक विकराल रूप वाली औरत अर्जुन के पास बैठी है। उसके पास लगे आसन पर भी अर्जुन अपनी आंखें बंद किए रहता है। उसके बंद आंखों के बाद भी उसे डराने के लिए वह महिला तरह तरह के भ्रमजाल रचती है और इल्यूजन का सहारा लेती है। किंतु अपनी साधना में लीन अर्जुन अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ध्यान में मग्न है। इतने प्रयासों के बाद भी अर्जुन की अटलता देख वह महिला अपने रूप को बदल लेती है और एक सौम्य सी सुंदरता की प्रतिमूर्ति बन जाती है और वातावरण फिर से मधुरम बन जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। समस्त दिशाओं से खुशबू बिखर जाती है। अर्जुन की साधना अब भी अनवरत जारी है कि अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है, एकदम मिश्री सी मीठी। तुम्हारी साधना और प्रबल इच्छा शक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं कनकावती यक्षिणी तुम्हें इच्छित वर प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। और अर्जुन अपनी आंखें जैसे ही खोलता है कि एक मच्छर उसके गाल पर काटता है और उसका वह दिव्य और अद्भुत स्वप्न समाप्त हो जाता है। अर्जुन हक्का बक्का होकर अपने आसपास चारों ओर देखता है, किंतु अपनी किताबें और कमरे की चार दीवारी के अलावा वहां पर कुछ नहीं होता। अर्जुन अपनी आंखें मलता है और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ
फिर दौड़कर दरवाजा खोलकर पूरे कॉरिडोर में नजर दौड़ाई, पर कुछ नहीं था। गेट लगाकर पुनः वह अपने बेड पर बैठता है और अपना सिर पकड़ लेता है कि यह सब एक बहुत अजीब सा सपना था और यक्षिणी साधना मैं कैसे कर सकता हूं? इम्पॉसिबल, कंप्लीटली इम्पॉसिबल। फिर घड़ी देखता है तो उसमें सुबह के 5 बजे हुए थे। अर्जुन फिर से सोने की कोशिश करता है, किंतु उससे नींद कोसों दूर है। इधर अंकित और यश घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। अर्जुन नींद नहीं आने के कारण फिर अपने लैपटॉप को खोलकर कुछ विषय संबंधी टॉपिक्स पढ़ने लगता है, पर बार बार उसका ध्यान लैपटॉप के ऊपर सर्च आइकन में लिखे यक्षिणी के आर्टिकल पर आकर्षित होता है। अर्जुन फिर से यक्षिणियों के विषय में और अधिक जानने को उत्सुक हो उठता है और वही पेजेस खोल लेता है। यह क्या लिखा है यहाँ पर? पहले चंद्रयान व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रतिपदा को 1 कोर भोजन, दूज को 2 कोर, इस प्रकार 1-1 कोर भोजन पूर्णिमा तक करके पूर्णिमा के बाद 1-1 कोर कम करते हुए व्रत किया जाता है। इसमें 1 कोर भोजन के अलावा कुछ नहीं लिया जाता। इससे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। पश्चात 16 रुद्राभिषेक किए जाते हैं। साथ में महामृत्युंजय 51,000 तथा कुबेर यंत्र 51,000 कर भगवान भूतनाथ शिव जी से आज्ञा ली जाती है। यह तो यक्षिणी साधना की करने की विधि है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या लिखा हुआ है? यक्षिणी साधना को करने की विधि। तो यक्षिणियां 8 टाइप्स की होती हैं और सभी अलग अलग वर देती हैं और इन्हें सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन साधना करना बहुत मुश्किल है। खैर, ऐसा कोई काम नहीं जो अर्जुन अग्रवाल ना कर सके, पर मुझे तो यह साधना वगैरह करनी भी नहीं है। सब्जेक्टिव पर ध्यान देता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन अपना लैपटॉप बंद कर लेता है। क्या अर्जुन जाने अनजाने में एक अलौकिक शक्ति की ओर खींचा जा रहा था, या फिर होगा कुछ ऐसा जो उसने खुद भी कभी इमेजिन नहीं किया था? आचार्य ब्रह्मज्ञ शुक्ल का घर हफ्ते के 5 दिन बिल्कुल बंद रहता था, लेकिन शनिवार और रविवार को लोग आते जाते रहते थे। बहुत बड़े परिसर में फैला उनका घर हरियाली से भरा हुआ था और पीछे एक तहखाना था जिसके गलियारे से होते हुए था उनका मुख्य कक्ष, जिसमें आचार्य विभिन्न पूजाएं और साधना किया करते हैं। आचार्य ब्रह्मज्ञ एक उच्च कोटि के टीचर रह चुके थे और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका में तंत्र शास्त्र का अध्यापन कार्य कर चुके थे। लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि उन्होंने शिकागो छोड़कर अपने घर और अपने परिवार के साथ बंगाल में बस गए। आज रविवार का दिन था। आचार्य ब्रह्मज्ञ अपने घर की बालकनी में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। उनके चौकीदार ने आकर कहा, आचार्य श्री, कोई लड़का है गेट पर, बार बार आपसे मिलना है ऐसा कह रहा है। मैंने उसे मना किया कि आप व्यस्त हैं, फिर भी जिद पर अड़ा हुआ है कि मिले बिना जाएगा नहीं। हाँ, क्या उम्र है उसकी? आचार्य ने अपनी नजरें नीचे किए हुए ही कहा, यही कोई 19-20 साल का होगा, कॉलेज का लगता है देखने में। चौकीदार बोला, उसे अगले हफ्ते आने को कह दो 2 जोड़ी कपड़ों के साथ। आचार्य बोले। चौकीदार थोड़ा हैरान हुआ कि कपड़े क्यों मंगवा रहे हैं, पर वह कुछ बोला नहीं। उसने यह सब पहले भी देखा हुआ था कि कभी किसी से चश्मे मंगवाना, कभी पर्स या फिर कोई किताब। बस वो तो ईमानदारी से आचार्य के घर में पिछले 7 सालों से काम कर रहा था, बिना कोई सवाल जवाब किए। चौकीदार दरवाजे पर आया और लड़के से बोला, आचार्य श्री आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे, और हाँ, 2 जोड़ी कपड़े लेकर आइएगा, आप जब आओ तब। लड़का बोला, क्या वो मुझसे
बस 5 मिनट के लिए नहीं सकते? मैं बहुत परेशान हूं, प्लीज माफ कीजिए। मैं उनके यहाँ 7 सालों से हूं, पर आज तक वो किसी से बिना मर्जी के नहीं मिले। वो आज नहीं मिलेंगे आपको, और चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार जो आचार्य श्री ने कह दिया वही पक्का समझिए, चौकीदार बोला। लड़का मुंह लटकाए जाने लगा। इतने में आवाज आई, यस दीक्षित, रुक जाओ। यस पीछे मुड़ा तो देखा दरवाजे के पास आचार्य ब्रह्मज्ञ स्वयं खड़े थे। आचार्य बोले, इतना व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, अगले हफ्ते तक रुको, उसके पश्चात समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अभी यहाँ से जाओ, शाम बढ़कर रात में बदल जाए उससे पहले चले जाओ। याद रहे 2 जोड़ी कपड़े। और आचार्य पुनः अपने घर के अंदर चले गए। यस हैरान सा उन्हें देखता रह गया कि मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं, फिर यह कैसे मुझे जानते हैं। और यस को उनका चेहरा देखा देखा लगा। वह दिमाग पर जोर डालने लगा कि कहाँ देखा था, पर कुछ याद नहीं आया। यस ने उनकी बातों पर गौर किया। शाम बढ़कर रात ना हो जाए तब तक चले जाओ। मतलब रात को मेरा बाहर होना सही नहीं है। और यस जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ साइकिल के पास आया और तेज साइकिलिंग करता हुआ हॉस्टल पहुंच गया। यस को किसी ने आचार्य के बारे में बताया था कि वह इंसानों के रहस्यमय सवालों और सपनों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। बस इसलिए अकेला घर पूछता पूछता यहाँ तक पहुंच गया। आचार्य का घर कॉलेज के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर था। इधर यस 2 जोड़ी कपड़े मंगवाने का कारण नहीं समझ पा रहा था। उधर चौकीदार बहुत अचरज में था और सोच रहा था कि आज आचार्य श्री ने पहली बार किसी को खुद आकर जवाब दिया था, मना करने के बाद भी। पर वो भी बिना कुछ बोले फिर से अपने काम में लग गया। रात हो गई थी। यस अर्जुन और अंकित को साथ लेकर समय से मेस में डिनर के लिए आ गया था। तीनों ने खाना खाकर थोड़ा टहले। यस ने सोचा कि इन दोनों को भी आचार्य के बारे में बताऊं, लेकिन फिर वह ये सोचकर रुक गया कि मिलने के बाद ही सब कुछ बताऊंगा। अभी ये लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि यस बहुत अंधविश्वासी है। इधर कॉलेज में अंकित, अर्जुन और यस रोज की तरह अपनी पढ़ाई और दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। यस को रात में अजीब अजीब सपने आते रहते हैं, जिनसे वो बहुत परेशान हो उठता है। आचार्य के यहाँ गए उसे 6 दिन बीत चुके थे, पर उनके यहाँ से लौटने के बाद से यह सिर्फ कॉलेज कैंपस में ही रहता था, क्योंकि उन्होंने उसे सावधान और सतर्क रहने को कहा था। अर्जुन और अंकित कई बार कहते कि चल कहीं घूम आए, तो यस कुछ ना कुछ बहाने बनाकर जाने से मना करता रहता। आखिर 7 दिन पूरे हुए और वह दिन आ ही गया जब उसे आचार्य ब्रह्मज्ञ ने मिलने बुलाया था। यस रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार हुआ, खाना खा पीकर अपने कमरे में चला गया। वह अर्जुन और अंकित को यह सब अभी नहीं बताना चाहता था। निकलने से पहले उसने अपने 2 जोड़ी कपड़े भी बैग में पैक करे और चुपचाप दोपहर के समय जब सब लड़के अपने अपने कमरों में थे, हॉस्टल से बाहर निकल गया। जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर आचार्य श्री के घर पहुंच गया था। घर के बाहर उतरकर साइकिल पार्क की और बेल बजाई। चौकीदार ने गेट खोला और उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही 2 जोड़ी कपड़ों वाला लड़का है। उसने यस को अंदर आने को कहा तो यस हैरान सा हुआ और बोला, अंकल आज नहीं रोकोगे मुझे? नहीं बेटा, आज आपको आचार्य श्री से मिलने के लिए उन्होंने स्वयं बुलाया है। यस वहां लगी कुर्सी पर बैठ गया और चौकीदार आचार्य श्री को बुलाने जाने लगा। वह तहखाने में जाकर वहां लगी घंटी को बजा कर आया। आचार्य श्री उस समय तहखाने के पूजा साधना कक्ष में थे। तकरीबन 5 मिनट बाद एक जवाबी घंटी की ध्वनि सुनाई दी। चौकीदार ने गेट के पास जाकर बोला, आचार्य श्री 2 जोड़ी वाला कॉलेज वाला लड़का आया है। कि तभी आचार्य बोले, यस दीक्षित, भेज दो कक्ष में।
चौकीदार ने बाहर आकर यश को जाने को कहा। उस खास कक्ष में चौकीदार या किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल आचार्य ब्रह्मज्ञ और उनकी मर्जी से जा सकने वाले लोग ही अलाउड थे। यश को चौकीदार तहखाने तक ले आया और फिर वो तुरंत बाहर निकल गया। यश अकेला उस कक्ष के बाहर खड़ा हुआ था। धीरे धीरे वह कक्ष के ओर बढ़ने लगा और अंधेरे से भरे इस तहखाने से कक्ष में पहुंच गया। कक्ष का गेट खोलते ही नीचे सीढ़ियां दिखी, जहां से नीचे उतरकर वह कक्ष में पहुंच गया। पूरे कमरे में अगरबत्तियों की सुगंध भरी हुई थी और धुएं के कारण शुरू में दिखना मुश्किल हो रहा था। यश अपना बैलेंस बनाते हुए सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे तल पर पहुंच गया। तभी आवाज आई, आओ यश, 4 कदम बाएं चलकर वहां लगे आसन पर बैठ जाओ और सामने आधे मीटर दूर उन 2 जोड़ी कपड़ों को रख दो। यश ने हाँ कहा और फिर आचार्य जी बोले, याद रहे, कोई सवाल जवाब नहीं जब तक मैं तुमसे कुछ बोलने को ना कहूं। पर मेरे सपनों का राज जानना है मुझे। शांत अवश्य मिलेगा, किंतु इस पूजा के पश्चात ही मौन साधो। मौन साधे रहो और अपनी आंखों को सामने बने मंडल की दिशा में रखो। आचार्य ब्रह्मज्ञ ने यश के आने के पहले ही सारी पूजा संबंधी तैयारी की हुई थी और उन्हें पहले से ज्ञात था और यश किस समय आएगा। उन्होंने अपनी तंत्र विद्या से सब कुछ जाना हुआ था कि यश की आत्मा को तांत्रिक ने अपने बस में करके यक्षिणी साधना को पूर्ण करना चाहता है। इसलिए तो वह यश को इस सबसे बचाना चाहते थे। मंडल की ओर नजरें रखे हुए यश ध्यान से पूजा की विधियों को देख रहा था, किंतु उसे केवल मंडल और पूजा सामग्री नजर आ रही थी, आचार्य श्री नहीं। क्योंकि कमरे में अंधेरा था, महाकाली का स्मरण कर आचार्य ब्रह्मज्ञ ने एक अभिमंत्रित मोली यश के दाएं हाथ में बांध दी। फिर उन कपड़ों को जिन्हें यश लाया था, इन पर कुमकुम और चावल का छिड़काव किया। गंगा जल से एक अंजूरी भरकर कपड़ों पर डालते ही उनमें से नीले रंग का धुआं उठने लगा। यह सब देखकर यश हैरान और विस्मित हो उठा। यह क्या था? कपड़ों से धुआं, और फिर धीरे धीरे कपड़े हवा में ऊपर उठने लगे और नीला धुआं सारी दिशाओं में फैलने लगा। फिर से कपड़े मंडल में आकर गिर पड़े और मंडल के सामने रखे एक पानी से भरे बड़े बर्तन में हलचल होने लगी। आचार्य ने जैसे ही उसमें गंगा जल डाला और वह पानी एक शीशे की तरह चमकने लगा। उसमें एक काले कपड़े पहने हुए आसन पर बैठे व्यक्ति की छवि उभरी, जिसे देखते ही यश के रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा, यह तो वही सपने वाला तांत्रिक है जो झील के किनारे दिखा था और यक्षिणी साधना कर रहा था। ओह माय गॉड! पर आचार्य के निर्देशानुसार वह कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। फिर उस पानी में वो सब दिखने लगा जो यश को पता नहीं था, जो कि उसके पापा के साथ हुआ था। वह एक फिल्म की तरह समय चलने लगा और सारा घटनाक्रम यश को दिख गया। और वह जान चुका था कि उसके पापा को एक तांत्रिक ने आर्थिक रूप से और अक्षम बना दिया था। यश के मन में गुस्सा और दुख भर गया। अब धीरे धीरे कमरे का अंधेरा छटने लगा और पूरा कमरा एक अद्भुत रोशनी से भर गया। यश को कमरे की प्रत्येक वस्तु साफ दिखने लगी थी और आचार्य ब्रह्मज्ञ का मुखमंडल भी स्पष्ट हो चुका था। यश का दिमाग कौन था? ओह, तो उस दिन झील के रास्ते पर मिला वह सफेद कुर्ता पजामा पहना व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं आचार्य ब्रह्मज्ञ थे। आचार्य ने यश के मन को पढ़ लिया था, तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। यश से बोले, अब पूछो, क्या सवाल है तुम्हारे? तभी यश बोला, कोई सवाल नहीं है आचार्य जी। इस पूजा के माध्यम से मेरे कई सवाल हल हुए। यश को सपने इसलिए आते थे कि उसकी आत्मा को तांत्रिक अघोरेश ने उसके पिताजी को पैसे देने के लोभ देकर स्वयं के बस में करने का प्रयास किया था। और उस दिन झील के किनारे आचार्य जी
एक तंत्र पूजा को खत्म करने के बाद बचे अवशेषों को विसर्जित करने के गए थे कि तभी उनकी नजर जैसे ही यश पर पड़ी और उसके आसपास उपस्थित ऋणात्मक अदृश्य तरंगों को महसूस करके आचार्य ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, किंतु तीनों झील पर हुए अनुभव से डरकर वहां से भाग छूटे थे। अब क्या होगा जब यह सपनी और आचार्य ब्रह्मज्ञ की मुलाकात और सपनों के रहस्य को अर्जुन और अंकित को बताएगा, और अंकित पर आने वाली मुसीबत क्या उसकी जिंदगी पर खतरा बन जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए द मिसिंग स्ट्रीट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।